आप सबको नमस्कार। स्टेनो का पेपर है 17 और 18 नवंबर को। उसके बाद सीजीएल 2022, उसके बाद फिर जीडी का पेपर है। इंग्लिश एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है पेपर के अंदर, और आप जानते हैं कि हमें इंग्लिश में बहुत जल्दी 5 से 6 मिनट के अंदर 25 क्वेश्चंस करने होते हैं। इंग्लिश की एकदम से अब पूरी की पूरी हम पीडीएफ को रिवाइज करेंगे जो हम क्लास में पढ़ते हैं, तो वो पीडीएफ तो बहुत लंबी है, तकरीबन उसमें 2000 स्लाइड्स हैं। उन्हें रिवाइज करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए कभी कभी। तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ 100 गोल्डन रूल्स जो मुझे लगता है कि जो पेपर में आते हैं, जिनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने खुद 4 बार जो स्टेनो का पेपर रिटन क्लियर करा है, जिसमें से 3 बार मैंने सीबी क्लियर करा है, और ओवरऑल मैंने 20 एग्ज़ाम्स अब तक क्लियर करे हुए रिटर्न। तो जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है उसको मैं आपको बताऊंगा कि पेपर में कैसे हम रिवीजन कर सकते हैं जल्दी से जल्दी। ये वीडियो जो होगी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 में ऐसे आएंगी, और एक पार्ट के अंदर 25 रूल्स मैं कवर करूंगा, आपको समझाने की कोशिश करूंगा, और आई होप आप भी समझें उसको। तो स्टार्ट करते हैं। 100 गोल्डन रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर पार्ट 1। जो पहला हमारे पास रूल आ रहा है वो आ रहा है एडजेक्टिव चैप्टर में से। देखिए, 2 वर्ड्स आपको समझने पड़ेंगे। एक होता है ऑर्डिनल और एक होता है कार्डिनल। ऑर्डिनल और कार्डिनल। अब ये दोनों क्या वर्ड्स हैं, पहले हम इसे समझेंगे। देखिए, जो कार्डिनल होता है ना, वो नंबर को शो करता है। जैसे जब हम नंबरिंग करते हैं तो हम बोलते हैं ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो वो नंबर को शो करता है कार्डिनल। अब आपको पता होगा, कोई पहले आया, कोई बाद में आया, कोई अपनी रैंक फर्स्ट लेकर आया, कोई सेकंड लेके आया। तो जो ऑर्डिनल होते हैं ना, वो शो करते हैं पोजीशन को। किसे शो करते हैं? पोजीशन को शो करते हैं। तो पहले हम इन दोनों के ही मीनिंग को समझेंगे कि कार्डिनल और ऑर्डिनल हैं क्या। तो कार्डिनल शो करता है नंबर को और ऑर्डिनल शो करता है पोजीशन को। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। जैसे अगर मैं आपको पहली ही लाइन पढ़ाऊँ, तो पहली लाइन मुझे क्या दे रखी है? मुझे दे रखी है आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट एट डैश ओ क्लॉक। तो मैं क्या पे टाइम बता रहा हूँ, मैं पोजीशन तो नहीं बता रहा हूँ, मैं एग्जैक्ट नंबर बता रहा हूँ कि मैंने कितने बजे कोई चीज़ ली है। तो आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट एट 6 o'clock। एट 6 o'clock। माई ब्रदर इज इन डैश क्लास। अब देखिए, आपका जो ब्रदर होगा उसकी पोजीशन क्या है? वो 9th क्लास में है, वो 5th क्लास में है, वो 6th क्लास में, तो उसकी वो पोजीशन है। तो पोजीशन के लिए क्या आएगा? 6th क्लास। राम इज डैश ईयर्स ओल्ड। अब राम जो है वो पोजीशन नहीं बता रहा है, अपनी एज का एक नंबर बता रहा है। बोलते हैं ना, एज इज जस्ट ए नंबर, तो नंबर बता रहा है। तो नंबर क्या हुआ उसका? 10 हुआ। राम इज 10 ईयर्स ओल्ड। टुडे इज द डैश ऑफ अप्रैल। अब देखिए, महीने के जो दिन होते हैं उन्हें हम बांटते हैं। अब वो महीने का कौन सा दिन किस पोजीशन पे आके बैठा हुआ है, तो पोजीशन को बता रहा है वो। तो क्या लगाएंगे? टुडे इज द 10th ऑफ अप्रैल। अच्छा, नेक्स्ट, इट कॉस्ट ओनली डैश रुपी। अब जानते ही हैं नंबर की बात कर रहा है, तो 1 रुपी। आई एम सो हैप्पी दैट ही वॉन दी डैश प्राइस। अब वो प्राइस कब जीतेगा? जब कोई उसकी पोजीशन आएगी। तो पोजीशन के लिए हम क्या लगाएंगे? फर्स्ट लगाएंगे। इट टेक्स डैश आवर्स टू गेट फ्रॉम दिल्ली टू यूएई बाय एयर। अब दिल्ली से यूएई जाने में मुझे कितना समय लगा, कितना, ठीक है, और किस पोजीशन में, ये दोनों डिफरेंस है ऑर्डिनल कार्डिनल का। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? इट टेक्स 5 hours टू गेट फ्रॉम दिल्ली टू यूएई बाय एयर। इट इज़ द डैश डे ऑफ आवर हॉलीडे इन बैंक। अब ये बता रहा है पोजीशन को, जैसे अभी हमने अप्रैल वाले में पढ़ा था ना, ये जो फोर्स वाला पॉइंट था, पोजीशन बता रहा है। अब इसमें भी क्या बता रहा है? हमारे बैंक हॉलीडे का आज 5वां दिन है, वह आ गया, पोजीशन को शो कर रहा है। इट इज़ द 5th डे ऑफ आर हॉलीडे इन बैंक। आप बड़े ध्यान से देखेंगे 8th और 9th। ही स्कोर डैश गोल्स। कितने? 3 गोल। 3 आ गया वहां पे नंबर। इन द डैश गेम।
इन दी डैश गेम, किस गेम के अंदर, पोजीशन की बात कर रहा है, किसके लिए, पोजीशन आ गया, तो यहाँ पर क्या आ गया, इन दी सेकंड गेम। इट वाज हिज डैश गोल इन द लास्ट डैश गेम, इट वाज हिज थर्ड गोल, ये इसका तीसरा गोल है, ये पोजीशन को शो कर रहा है, गोल इन दी लास्ट 2 गेम्स, 2 गेमों के आखिरी में, तो नंबर की बात कर रहा है। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि कार्डिनल क्या शो करते हैं, नंबर्स, और ऑर्डिनल क्या शो करते हैं, पोजीशन शो करते हैं। अब हमारे एग्जाम में कैसे आएगा, हमारे एग्जाम में ये तो पूछेंगे नहीं, हमारे एग्जाम में रूल आता है कि अगर कभी भी ऑर्डिनल और कार्डिनल दोनों के दोनों ही आ रहे हों, ठीक है, ऑर्डिनल और कार्डिनल दोनों के दोनों आ रहे हों, तो पहले आएगी पोजीशन, बाद में आएगा नंबर। क्या बताया मैंने आपको, पहले आएगी पोजीशन, यानी कि ऑर्डिनल आएगा पहले और कार्डिनल आएगा बाद में, इसे हम ओसी कहते हैं, ठीक है, ओसी कहते हैं। तो ऑर्डिनल कम्स फर्स्ट और उसके बाद क्या आएगा, कार्डिनल आएगा, ठीक है। जैसे मैं आपको बताऊं, देखिए ये कुछ क्वेश्चंस है जो पेपर में आ चुके हैं। राम हैज रेड द 3 फर्स्ट चैप्टर्स। अब आप ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से, कार्डिनल क्या करता है, नंबर को, जैसे 1 2 3, और ऑर्डिनल क्या शो करता है, पोजीशन, फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड, ये पोजीशन को शो करता है और ये नंबर को शो करता है। तो रूल के अकॉर्डिंग पहले क्या आना चाहिए, पोजीशन, और बाद में क्या आना चाहिए, नंबर। देखिए तो यहाँ पर क्या शो करता है, ऑर्डिनल शो करता है पोजीशन को और कार्डिनल शो करता है नंबर को, एंड अकॉर्डिंग टू दिस रूल पहले ओ आएगा, बाद में हमारे पास सी आएगा। अब आप देखिए, अच्छा जो 3 है ये तो नंबर को शो करता है, तो ये कार्डिनल हो गया, और फर्स्ट पोजीशन को शो करता है तो ये ऑर्डिनल हो गया। तो रूल के अकॉर्डिंग पहले ओ ने आना है, बाद में सी ने आना है। तो इसका आंसर क्या बनेगा, राम हैज रेड द फर्स्ट 3 चैप्टर्स ऑफ दिस बुक। ओके, पहले फर्स्ट, बाद में 3। द फर्स्ट 3 स्टार होटल्स आर वेरी कॉस्टली। द फर्स्ट 3 स्टार होटल्स आर वेरी कॉस्टली, बिल्कुल ठीक है। क्यों, क्योंकि पहले यहां पर फर्स्ट आ रहा है, ठीक है जी। वो क्या कह रहा है, पहले जो 3 सितारा होटल हैं वो बिल्कुल बहुत कॉस्टली थे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई हैव टेकन माई सेकेंड बाइक, ठीक है, आई हैव टेकन माई सेकेंड बाइक। ओके, अब सेकेंड आ गया हमारे पास, या 2 बाइक आएगा, 2 बाइक तो आएगा नहीं, सेकेंड बाइक जो मेरी दूसरी वाली बाइक है उसकी पोजीशन है, तो वो मैं लेके जा रहा हूँ। आई हैव टेकन माई सेकेंड बाइक। डू यू हैव टेकन द फर्स्ट 4 क्लासेस ऑफ योर स्कूल। अब देखिए पहले फर्स्ट आ गया, यानी कि ये ओ है, और ये हमारे पास क्या है, कार्डिनल है, ये बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। आई हैव टेकन माई द 4 सेकेंड फ्लोर ऑफ दिस टॉवर, वो बिल्कुल गलत है, आई हैव टेकन, ठीक है। तो ये जो 4 सेकेंड फ्लोर है वो गलत है, ठीक है। तो इसके लिए हम पहले क्या लगाएंगे, ओके, ये आएगा यहाँ पर, आई हैव टेकन द सेकेंड 4 फ्लोर ऑफ दिस टॉवर। ओके, पहले हमारे पास सेकेंड आएगा, बाद में हमारे पास 4 आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए जो नेक्स्ट रूल है, रूल नंबर 2, ये क्या है। रूल नंबर 2 ये कहता है कि इंग्लिश में कुछ लैटिन वर्ड्स होते हैं, जैसे सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, प्रायर, अल्टीरियर, ठीक है, ये सब शब्द होते हैं, लैटिन वर्ड्स कहते हैं इनको। इनके साथ ना देन नहीं आता, टू आता है। क्या आता है, टू आता है, देन नहीं आता है। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ यहाँ से। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सीनियर, तो सीनियर के बाद मुझे क्या लगाना है, टू लगाना है, देन नहीं लगाना है। आई हैव वर्कड ऑन सीनियर डैश 90, सीनियर 2, सीनियर 2, जूनियर 2, और यही रूल आपने याद करना है, सीनियर्स 2, ठीक है, सीनियर 2, जूनियर 2, सुपीरियर 2, ठीक है, सुपीरियर 2, इंफीरियर 2, तो इन सब के बाद क्या लगाते हैं हम लोग, 2 लगाते हैं। प्रायर 2, प्रायर 2, तो इन सब के बाद हम क्या लगाते हैं, हम 2 लगाते हैं। जैसे और देख लीजिए आप शब्द कौन कौन से होंगे लैटिन वर्ड्स में। सुपीरियर मैंने आपको बता दिया, ठीक है, सुपीरियर बता दिया, और मैंने आपको प्रायर बता दिया, अल्टीरियर बता दिया, ठीक है, इंटीरियर भी बता दिया मैंने आपको। तो ये सब मैंने आपको समझा दिए, ठीक है। अच्छा, एक और रूल देखेंगे बड़े ध्यान से, क्या रूल होता है देखिए, बहुत ध्यान से समझिएगा इस रूल को। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एक सर्कल बना दिया छोटा सा, और एक बड़ा बना दिया, एक ट्रायंगल बना दिया,
ठीक है, ये ना कंप्लीट फिगर्स हैं। जब कोई चीज़ कंप्लीट होती है, ठीक है, तो उसके साथ कभी भी हम सुपरलेटिव डिग्री या हम कंपैरेटिव डिग्री नहीं लगाते हैं। हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये वाला ट्रायंगल मोर ट्रायंगल है या ये वाला ट्रायंगल मोस्ट ट्रायंगल है। तो कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जिनके साथ हम क्या नहीं लगाते हैं, सुपरलेटिव डिग्री या कंपैरेटिव डिग्री, जैसे इंटीरियर, एक्सटीरियर, अल्टीरियर, मेजर, माइनर, एम्प्टी, एक्सीलेंट, सर्कुलर, एक्सट्रीम, चीफ, एंटायर, कंप्लीट, परफेक्ट, फाइनल, लास्ट, यूनिक, यूनिवर्सल, राउंड, एक्सेट्रा। तो इनके साथ हम मोर या मोस्ट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि पेपर में ऐसे आता है मोस्ट यूनिक बुक, तो यहाँ पे गलत है, मोस्ट यूनिक नहीं होगा। क्या नहीं होगा? ओनली यूनिक होगा। ये मोस्ट यूनिक कहना क्या होगा? गलत हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, मोस्ट आइडियल डिसीजन, ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा, सिर्फ आइडियल ही आएगा वहाँ पर, ठीक है। अच्छा, और अब देखेंगे तो मोर एम्प्टी आ जाता है कभी कभार। अच्छा, मोस्ट एक्सीलेंट आ जाता है। तो ये सब वर्ड्स गलत हैं, हम इनके साथ मोर या मोस्ट का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। तो जो सेकंड रूल था हमारे पास, इसमें दो रूल थे एडजेक्टिव चैप्टर के। पहला ये था कि जो लैटिन वर्ड्स होते हैं उनके साथ हम टू का प्रयोग करते हैं, और जो कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके साथ मोर या मोस्ट का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, एडजेक्टिव का रूल है, एडवर्ब का रूल है हमारे पास। रूल बहुत अच्छा है, इस रूल को मैंने शॉर्टकट दे रखा है लो, LOW, लो, ठीक है। अगर मेरे पास L स्टैंड फॉर हाउ लॉन्ग, O स्टैंड फॉर हाउ ऑफन और W स्टैंड फॉर व्हेन। सबसे पहले हम समझते हैं हाउ लॉन्ग का मीनिंग क्या होता है। हाउ लॉन्ग का मतलब होता है कि कोई चीज़ कितनी देर तक हो रही है। जैसे शी स्टेड इन द राम्स हाउस, कितनी देर तक? पूरे दिन तक, ऑल डे, ठीक है, पूरे दिन तक मतलब कि ऑल डे। माई मदर लिव्ड इन दिल्ली, कितने समय से? 1 साल से। आई हैव बीन गोइंग टू दिस स्कूल, कब से? ठीक है, तो कोई चीज़ जब हमें पूरा का पूरा ड्यूरेशन बताती है कि कितनी देर से कोई चीज़ हो रही है, तो उससे हम क्या लगाते हैं? हाउ लॉन्ग लगाते हैं। आई स्टेड इन मुंबई फॉर 3 days, आई एम गोइंग ऑन वेकेशन फॉर ए वीक, कितने देर तक? पूरे हफ्ते के लिए। आई हैव बीन राइडिंग हॉर्सेस फॉर सेवरल ईयर्स, कितनी देर से? बहुत टाइम से हम इसको कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट। अब हम आते हैं हाउ ऑफन। ऑफन का मतलब होता है कि कब कब आप डैश वेजिटेबल्स फूड, आप कब वेजिटेबल्स फूड खाते हैं? ऑफन। आप कब दूध पीते हैं? कभी नहीं पीते हैं, रोज़ पीते हैं। तो ऑफन शो करता है कोई चीज़ कितनी बार हो रही है और कब हो रही है, ठीक है। जैसे यू मस्ट ऑलवेज फासन योर सीट बेल्ट, आपको हमेशा अपनी सीट को बांधे रखना चाहिए, ठीक है। आई सॉ द मूवी, कितनी बार? 7 times। तो हाउ लॉन्ग और हाउ ऑफन आप समझ गए होंगे। हाउ लॉन्ग ड्यूरेशन को शो करता है और हाउ ऑफन शो करता है वो रिपीटिशन कितनी बार आप कर रहे हो उस चीज़ की, ओके। और व्हेन तो आप जानते ही हैं, व्हेन तो बहुत आसान होता है। व्हेन का मतलब कब हो गया, कि कब। राम वेंट टू द मनीषाज हाउस, कब? यस्टरडे। आई एम गोइंग टू टाइडी माई रूम, कब? कल। आई सॉ रिया, कब? टुडे। अब देखिए, अब आपको समझ में आ गया होगा कि लो क्या होता है? ड्यूरेशन को शो करता है। अगर मैं आपको शॉर्टकट में आपको बताना चाहूँ तो लो किसको शो करता है? ड्यूरेशन को। फिर ऑफन शो करता है रिपीटिशन को, और व्हेन शो करता है कि कोई चीज़ कब हो रही है, ठीक है। तो अब जो ये होता है एडवर्ब ऑफ टाइम, अगर आपके पास ये तीनों आ रहे हों, हाउ लॉन्ग, हाउ ऑफन और व्हेन, तो हम लगाते हैं पहले हाउ लॉन्ग वाला, फिर हाउ ऑफन और फिर व्हेन, ठीक है। ये पेपर में बहुत आता है क्वेश्चन, लो रूल है इस रूल का नाम। जैसे आई हैव वर्क फॉर 5 hours एवरी डे। अच्छा, एवरी डे आ गया हमारे पास और 5 hours भी आ गया। अच्छा, ये शो करता है कितनी बार? तो ये हो गया ऑफन। क्या हो गया ये? ऑफन। 5 hours क्या कर रहा है? ड्यूरेशन को शो कर रहा है, तो ये क्या हो गया हमारे पास? हाउ लॉन्ग। तो ये बिल्कुल ठीक है। एल के बाद क्या लगा हुआ है यहाँ पर? ओ लगा हुआ है, ये बिल्कुल ठीक है। द मैगजीन वॉज पब्लिश्ड वीकली लास्ट ईयर, ठीक है, वीकली। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है हमारे पास है आई वॉज अब्रॉड फॉर 2 months लास्ट ईयर, ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। ये ड्यूरेशन को शो कर रहा है
और ये शो कर रहा है मेरी वेन को शो कर रहा है, तो ये बिल्कुल ठीक है। शी वर्कड इन ए हॉस्पिटल फॉर 2 days एवरी वीक लास्ट ईयर। अब देखिए इसने क्या शो करा, हाउ लॉन्ग, इसने कब शो करा, पोजीशन को, ठीक है, यानी कि ऑफन को शो कर दिया, और ये कब शो कर रहा है, वेन को। तो रूल बन गया LOW, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए एडवर्ब का को रूल होता है MPT, इसको पुकारता हूँ मैं। देखिए मैनर, प्लेस और टाइम। सबसे पहले मैनर का मतलब समझते हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर्स क्या होती हैं, ये शो करते हैं कि कोई चीज़ कैसे हो रही है, हाउ समथिंग हैपन्स, कोई चीज़ कैसे हो रही है, ठीक है। और आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये मेन वर्ब के बाद लगती है। जैसे ही स्विम्स, कैसे, वेल। ही रैन, कैसे, क्विकली। शी स्पोक, कैसे, सॉफ्टली, ठीक है। जेम्स कफ्ड लाउडली टू अट्रैक्ट हर अटेंशन। ही प्लेस द फ्लूट, कैसे, ब्यूटिफुली। ही एट द चॉकलेट केक ग्रिडली। तो ये जो मैनर होती है ये शो करती है कि कोई चीज़ कैसे हो रही है, जल्दी हो रही है, तेज़ हो रही है, धीरे हो रही है, आराम से हो रही है, तो इस चीज़ को ये शो करती है। प्लेस आपको पता ही है, ठीक है ना, कि कोई चीज़ कहाँ पर हो रही है, उसकी पोजीशन क्या है, वो किस जगह पर हो रही है। जैसे अलीशा वेंट टू स्वीडन यस्टरडे, कहाँ गई वो, स्वीडन चली गई है, ठीक है। तो ये आप एग्जांपल्स पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। शी विल स्टे एट, किधर, होटल ट्रावियास, इट इज सिचुएटेड इन स्टॉकहोल्म। तो ये सब क्या है, ये प्लेस को शो करते हैं। और टाइम मैंने आपको बता ही दिया कि कोई चीज़ जो टाइम वाला होता है वो चीज़ कब हो रही है, ठीक है। व्हेन द एक्शन इज कैरिड आउट, कब हुआ है वो एक्शन, कहाँ हुआ है तो वो प्लेस, कब हुआ है तो वो टाइम। तो MPT रूल ये हमें कहता है कि अगर मैनर, प्लेस और टाइम आएगा हमारे पास तो हम पहले मैनर लिखेंगे, फिर प्लेस लिखेंगे, और फिर हम क्या लिखेंगे, आपका टाइम लिखेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट हमारा रूल क्या है, ये हमारा आया आइदर और वाला। देखिए आइदर और दोनों में से किसी एक के लिए आता है। जैसे आइदर यू और राम, ठीक है, आइदर यू और राम, या तो आप या तो राम, तो दोनों में से कोई एक। तो आइदर क्या शो करता है, दोनों में से कोई एक, और नाइदर क्या शो करता है, नाइदर शो करता है दोनों में से कोई नहीं। अच्छा, अब आइदर के बाद क्या आएगा, और नाइदर के बाद क्या आएगा, नॉर आएगा। तो ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है, इनके कंजंक्शंस हैं ये। जैसे हमारे पास पहला लिखा हुआ है आइदर यू गो और लेट मी गो, तो अब यहाँ पर हमने यहाँ पे आइदर के साथ क्या लगाया हुआ है, और लगा हुआ, ये बिल्कुल ठीक है। आइदर राम विल गो और आई विल, देखिए आइदर राम जाएगा या तो मैं जाऊंगा, तो दोनों में से कोई एक जाएगा। तो आइदर के बाद क्या लगा हुआ है, यहाँ पर और लगा हुआ है। इस बात को हम एक और तरीके से भी कह सकते हैं कि जो विल होता है उसको हम कॉमन ले भी सकते हैं बाहर की तरफ में, ठीक है, हम विल को बाहर भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी आ गया आई विल गो दिल्ली और मुंबई, तो आई विल गो आइदर दिल्ली और मुंबई, तो हमने गो पहले कर दिया आइदर से। तो ये दोनों के दोनों ठीक होते हैं, बस आपने ये देखना है कि आइदर के बाद क्या आ रहा है, और आ रहा है, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शी इज नाइदर इंटेलिजेंट नॉर लेबोरियस, ठीक है। अब देखिए, अब नाइदर के साथ और नहीं आता, नाइदर के साथ क्या आता है, नॉर आता है, ठीक है, नाइदर के साथ क्या आता है, नॉर आता है। अच्छा, ही इज नाइदर गुड एट फिजिक्स नॉर एट केमिस्ट्री। अब आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर ये गलत क्यों है, यहाँ पर ये गलत क्यों है, बड़े ध्यान से आप देखिएगा। देखिए जो ये गुड है ना, ये फिजिक्स के लिए भी आ रहा है और केमिस्ट्री के लिए भी आ रहा है, ठीक है, ये कॉमन है दोनों के अंदर, और जो भी चीज़ कॉमन होगी ना वो नीदर से पहले लगेगी, इसलिए गलत हुआ। और यहाँ पर क्या क्या, ही इज़ गुड नाइदर एट फिजिक्स नॉर एट केमिस्ट्री, ठीक है। अगर कोई भी चीज़ कॉमन होती है दोनों के अंदर तो उसको हम कहाँ ले लेते हैं, नाइदर से पहले। लेकिन जैसे ऊपर वाला जो क्वेश्चन था, अब यहाँ पर इंटेलिजेंट और लेबोरियस दोनों अलग अलग हैं, ठीक है, तो इसलिए हमें इनको नाइदर से पहले नहीं लिया हुआ था। रूल नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, एसएससी का फेवरेट रूल है, आपको बहुत क्वेश्चंस मिलेंगे इसके ऊपर। देखिए नो सूनर के बाद THAN वाला देन आता है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो ये देखनी है, आपको क्वेश्चंस मिलेंगे बहुत सारे। एक चीज़ आपने और देखनी है क्या, कि नो सूनर एक नेगेटिव वर्ड है, और नेगेटिव वर्ड से जब भी शुरुआत होती है तो इन्वर्जन लगती है। तो इन्वर्जन में क्या होता है
जो कॉमन सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर कोई नेगेटिव वर्ड आता है तो पहले वर्ब आती है, बाद में सब्जेक्ट आता है और फिर क्या आता है आपका ऑब्जेक्ट आता है। तो आपने यहाँ ये चीज़ ध्यान रखनी है। जैसे सबसे पहले अगर नो सूनर आपको नज़र आएगा तो आपने ये देखना है कि THAN वाला देन आएगा। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल लेमैन में समझा रहा हूँ कि ई वाला नहीं आएगा, ए वाला ही आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए देन आ रहा है, इधर भी देन आ रहा है। पहला रूल आपने ये ध्यान रखना है, यहाँ भी देन है, THAN देन है, THAN देन है और यहाँ पर भी THAN देन है। अब दूसरी गलती क्या होती है स्टूडेंट्स की, वो ना यहाँ पे व्हेन देख लेते हैं, यहाँ व्हेन नहीं आएगा, केवल क्या आएगा THAN वाला देन आएगा। तो आपने ध्यान रखना है कि नो सूनर के बाद THAN वाला देन ही आता है और इन्वर्जन लगती है। जैसे देखिए अब यहाँ पर डिड लिखा हुआ है, ठीक है, डिड लिखा हुआ है, तो डिड अगर आएगा तो डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब देखिए यहाँ पर जो है थर्ड लाइन आप पढ़ेंगे, ये गलत क्यों हुई है, क्योंकि नो सूनर से शुरुआत तो हुई है लेकिन देखिए इन्वर्जन नहीं आया, पहले सब्जेक्ट आ रहा है बाद में वर्ब आ रही है, तो ये गलत है। पहले वर्ब आएगी बाद में सब्जेक्ट आएगा, तो पहले आएगा डिड फिर आएगा ये। अब आप अगली चीज़ देखिए। अच्छा, अब ये वाला क्यों सही है, देखिए नो सूनर के बाद हैड आया और हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। अच्छा, अब हैड के बाद भी यहाँ पर क्या आ रहा है, थर्ड फॉर्म आ रही है और यहाँ भी हैड के बाद थर्ड फॉर्म आ रही है। तो अगर डिड आएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और हैड आएगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। तो नो सूनर वाला जो 6 नंबर का रूल है वो ये कहता है कि नो सूनर के बाद हमें THAN वाला देन लिखना होता है, इन्वर्जन फॉलो होगी, मतलब पहले वर्ब आएगी बाद में सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, और जो हैड आएगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, डिड आएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हैड पे वर्ब की थर्ड फॉर्म, डिड पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। चलिए नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कंडीशनल सेंटेंसेस। ठीक है, हम 3 तरीके की कंडीशंस पढ़ते हैं एग्जाम के अंदर अपने। पहली कंडीशन होती है प्रेजेंट टेंस की। अगर तो इफ वाले क्लॉज के अंदर हमें प्रेजेंट टेंस मिल रहा है तो जो अगला जो क्लॉज होगा उसमें प्रेजेंट भी आ सकता है और फ्यूचर भी आ सकता है। ठीक है, दूसरा होता है जब इफ क्लॉज के अंदर पास्ट टेंस होता है तो जो अगला जो क्लॉज होगा उसमें सारी चीज़ें कहाँ चलेंगी, पास्ट में ही चलेंगी। और ठीक है, आइए देखिए, सबसे पहले देखिए जो हमारे पास कंडीशन है, मैं आपको एक बार दोबारा से समझा देता हूँ। यहाँ से देखिए जो ये वाली स्लाइड थी ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट थी। अगर इफ़ के अंदर प्रेजेंट टेंस आ रहा है तो आगे भी सिंपल प्रेजेंट टेंस भी आ सकता है और सिंपल फ्यूचर भी आ सकता है। अगर पास्ट इनडेफिनाइट आ रहा है तो सिंपल पास्ट आ सकता है और जो जितने भी मोडाल्स हैं वो पास्ट में जाके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ले लेंगे। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर इफ़ वाले क्लॉज के अंदर पास्ट परफेक्ट आ रहा है, क्या आ रहा है, पास्ट परफेक्ट, यानी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, तो जितने भी मोडाल्स होंगे उन सब के साथ हैव लगेगा और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर वुड हैव तो वुड हैव, कुड है तो कुड हैव, ठीक है, शुड है तो शुड हैव लगेगा। आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर। जैसे पहला है आई वुड हैव रेड द लेटर इफ़ डैश इट वाज फ्रॉम यू। अब बड़े ध्यान से देखिए, ये है मेरे पास इफ़ वाला क्लॉज, ये वाला नजर आया, ये वाला इफ़ वाला मैंने थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया। अब यहाँ आ रहा है वुड हैव, कहाँ आ रहा है, वुड हैव। तो आपको तीसरी वाली कंडीशन देखनी है। तीसरी कंडीशन ये कहती है कि अगर इफ़ वाले क्लॉज के अंदर पास्ट परफेक्ट होगा तो पास्ट परफेक्ट में क्या आता है, हैड, और हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर ये नो की थर्ड फॉर्म बनाएंगे, उसको लगाएंगे और ये क्या बन गया हमारे पास, वुड हैव बन गया। तो इसको सबसे पहचानने का तरीका यही होता है। जैसे फिफ्थ वाला देखिए, अब यहाँ पर भी वुड हैव आ रहा है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है ना, वुड हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। तो अगर हमारा इफ़ क्लॉज पास्ट परफेक्ट में होगा, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, तो ही आगे जाके क्या बनेगा, वुड हैव बनेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए फोर्थ वाला, अब इफ़ क्लॉज के अंदर पास्ट परफेक्ट आ रहा है, हैड और हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, तो जो पिछले वाला होगा वो किस में चला जाएगा, जो भी मोडाल आएगा उसको हम हैव लगा के रखेंगे। जैसे कि वुड हैव और कैच की थर्ड फॉर्म कॉट। ओके, तो हैड देखना है इफ़ वाले में। अब अगर आपको बिल्कुल रिवीजन करनी है तो इफ़ प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और कॉमा देके आगे क्या बनेगा, जो भी मोडाल बनेगा, वुड बने, कुड बने, शुड बने, उसमें हैव लगेगा और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, इतना पॉइंट तो समझ में आ गया होगा। अच्छा, और क्वेश्चन देखते हैं इसी वाली के ऊपर। पहले मैं आपको करवा देता हूँ, इस वाली कंडीशन पे करवा देता हूँ, देखता हूँ मैं मिलता है तो मुझे, मैं भी आपको करवा देता हूँ। पहले देखिए, अब यहाँ पर देखिए 13 के ऊपर इफ़ के बाद हैड आ रहा है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। यहाँ पर यहाँ क्या बनेगा, द बर्ड
वुड हैव, और डाई की हम लिख देंगे फिर थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब देखिए 12th देखिए, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वुड नॉट हैव, तो वही चीज़ आ रही है। तो यहाँ पर क्या है कि इफ़ के बाद हैड के बाद हमारी जो नॉट भी आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, क्योंकि नेगेटिव है तो हम नॉट भी लगाएंगे। अच्छा, और कहीं पे आ रहा है, चलिए, और मुझे यहाँ से नहीं मिल रहे हैं, चलिए ठीक है। तो ये आई होप आपको ये समझ में आ गया कि थर्ड कंडीशन क्या कहती है कि इफ़ के साथ अगर हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी हुई है तो जो दूसरा क्लॉज बचेगा हमारे पास, मैं डीप में नहीं जा रहा हूँ, प्रिंसिपल क्लॉज क्या होते हैं, मैं कुछ नहीं, हम रिवीजन कर रहे हैं। हमारी इंग्लिश वैसे बहुत अच्छी है, आप लोग जानते हैं हम क्लास में कैसे पढ़ते हैं, ये रिवीजन हो रही है, तो आपको इसको ध्यान से देखना है। ठीक है, ये उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए जिनकी बेसिक पहले से बहुत अच्छे होंगे। अगर आपको बेसिक क्लास लेनी है तो फिर आप मुझे बता दीजिएगा, मैं उसकी भी वीडियोस अपलोड कर दूंगा। ठीक है, अब आते हैं आगे की तरफ। अब दूसरी कंडीशन क्या है हमारे पास, वैसे तो पहली कंडीशन है लेकिन अब मैं आपको दूसरी करके पढ़ा रहा हूँ कि अगर इफ़ के साथ प्रेजेंट टेंस लगा हुआ है, जैसे यहाँ लगा हुआ है, इफ़ सोनू थर्ड पर्सन है तो डज नॉट हेल्प इन द गार्डन, तो आगे फ्यूचर भी आ सकता है सिंपल का, और हमारे पास सिंपल प्रेजेंट टेंस भी आ सकता है। तो मैं उसको फ्यूचर लेके चल रहा हूँ, आई विल नॉट फिनिश, आई विल नॉट फिनिश इफ़ यू। अब देखिए इसी कंडीशन में काम करते हैं पहले, देखो जैसे अब इस कंडीशन देखिए, इफ़ इट इज़ टू हॉट वी विल, क्योंकि अगर यहाँ पर इज आ रहा है तो यहाँ पर विल आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, इफ़ यू गो, तो गो आ गया यहाँ पर, तो आगे क्या आएगा, फ्यूचर लगा तो सिंपल विल और थ्रो, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म। इफ़ शाम, ठीक है ये छोड़िए, इफ़ इट रेन अभी छोड़ दिए इस वाले को भी। हाँ, अब देखिए ये वाला, हाँ, इफ़ द वेदर, अब वेदर आ गया तो हम यहाँ लगाएंगे डज नॉट चेंज, डज नॉट चेंज वी विल। ठीक है, तो अब ये वाली कंडीशन क्या थी कि अगर इफ़ के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा या फ्यूचर का होगा, और सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा तो आगे मुझे क्या मिलेगा, फ्यूचर और प्रेजेंट टेंस मिलेगा। फिर मैंने आपको एक और कंडीशन क्या बताई थी कि अगर इफ़ के साथ हैड लगा होगा तो आगे जितने भी मोडाल्स आएंगे उस पर हैव लगाएंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म हम लोग लगा देंगे। ओके, समझ में आया इतना पॉइंट। अब देखिए भाई, जो सेकंड वाली पोजीशन थी जो उसको मैं थर्ड नंबर में पढ़ा रहा हूँ, बड़ी आसान है, कुछ नहीं करना। अगर इफ़ के बाद सिंपल पास्ट टेंस आता है तो आगे वाला मोडाल पास में चला जाता है, जैसे यहाँ पे वुड आ गया, नॉर्मल है ये तो वुड, तो यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, इफ़ यू डिड नॉट टेल, खत्म, डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, खत्म क्वेश्चन। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वुड लिखा हुआ है, इफ़ इट डिड नॉट रेन, इफ इट रेन्ड द स्ट्रीट वुड बी वेट, क्योंकि यहाँ पे रेन्ड है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो वुड बी, ठीक है, और बी के बाद वर्ब की हमारा वुड बी, तो वो आ जाएगा, ठीक है जी, वुड बी वेट। नाउ इफ शाम, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वुड लिखा हुआ है, इफ शाम वेंट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्योंकि आगे वुड आ रहा था। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर वॉन आ रहा है, वट डिड इफ़ यू वॉन दी लॉटरी। ठीक है, तो ये थी हमारे पास कंडीशन, पेपर में पक्का आएंगी। पहली कंडीशन क्या है कि अगर प्रेजेंट टेंस आ रहा है इफ़ के साथ तो आगे हमारा फ्यूचर या प्रेजेंट आ सकता है, अगर इफ़ के साथ पास्ट आ रहा है तो आगे हमारा क्या आएगा, सिंपल पास्ट, या जितने भी मोडाल्स होते हैं उनको पास में लेके जाइएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाइएगा। और दूसरा होता है पास्ट परफेक्ट वाला, तीसरा होता है पास्ट परफेक्ट वाला। और पास्ट परफेक्ट वाले में क्या होता है कि अगर पास्ट परफेक्ट आ रहा है तो आगे जाके जितने भी मोडाल्स होंगे उनमें हैव लगेगा, ठीक है, पास्ट में, और वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, अब देखिए ये है हमारे पास सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, चैप्टर है, इसके दो रूल बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट वन रूल और एक होता है सब्जेक्ट टू रूल। सब्जेक्ट वन रूल क्या कहता है, ध्यान से देखिए। अब यहाँ पर तो एक व्यक्ति है और यहाँ पर 5 बंदे हैं, ठीक है। अब अगर इन दोनों को मैं एक साथ बात कर रहा हूँ, इसकी भी बात कर रहा हूँ, इसकी भी बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं किसको देख के वर्ब लगाऊंगा। जैसे मैंने लिखा द टीचर एंड हिज स्टूडेंट्स। अब मैं किसको देख के वर्ब लगाऊं, स्टूडेंट्स को देख के कि टीचर को देख के, क्योंकि टीचर सिंगुलर है और स्टूडेंट्स प्लूरल है। तो यहां पर आता है सब्जेक्ट वन और सब्जेक्ट टू रूल। सब्जेक्ट वन रूल ये कहता है कि अगर आपको, जैसे यहां पर मैंने बीच में क्या लिखा हुआ था, एंड लिखा हुआ था,
नजर आया आपको, यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, एंड लिखा हुआ था। ठीक है, अगर मेरे पास दो नाउन है, एक तरफ सिंगुलर है और एक तरफ मेरे पास प्लूरल है, या एक तरफ प्लूरल है एक तरफ सिंगुलर है, और उनको जोड़ा गया है इन वर्ड्स के साथ, एज वेल एज, विद, अलंग विद, टुगेदर विद, इन एडिशन टू, रेदर देन, ठीक है, गाइडेड बाय, कंट्रोल बाय, नथिंग बट, तो इनको देखा जाएगा जो पहले जिसकी बात हो रही है उसके अकॉर्डिंग आएगा। देखिए द मैन विद ऑल द बर्ड्स। अब आप बड़े ध्यान से देखो, अब यहाँ पर मैन भी है और बहुत सारी बर्ड्स भी हैं, बीच में वर्ड क्या है, विद है, तो विद के लेफ्ट हैंड साइड पे क्या बैठा हुआ है, मैन, तो मैन को देख के लगेगा लिव्स। जैसे द मूवी इंक्लूडिंग ऑल द प्रीव्यूज, तो इंक्लूडिंग आ गया, ऑल, लेफ्ट हैंड साइड पे देखो क्या लिखा हुआ है, मूवी, तो टेक्स। द प्लेयर एज वेल एज द कैप्टन, अब देखिए एज वेल एज आ गया, ये रहा पहले वाला एज वेल एज है, तो हम देखेंगे सब्जेक्ट वन कौन सा है, प्लेयर्स है, तो यहाँ पर क्या आएगा, वांट आएगा, क्योंकि ये प्लूरल है। ठीक है, वर्ब में एस और यस तब लगता है जब थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है, तो इसे कहते हैं सब्जेक्ट वन रूल, कि अगर आपको इनमें से कोई भी वर्ड मिल जाएगा तो बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी नाउन होगा, चाहे वो सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब आएगी वहाँ पर। अब इसी का ही हमने अगर सेकंड रूल देखेंगे, ठीक है, तो जैसे नाइदर और नॉर हो गया, आइदर और हो गया, नोट ओनली और बट आल्सो, तो इन्हें कहते हैं सब्जेक्ट टू रूल। इनमें जो नॉर के साथ बैठा हुआ है वर्ब उसके अकॉर्डिंग लगेगी, जो और के साथ बैठा हुआ है वर्ब उसके अकॉर्डिंग लगेगी, और यहाँ पे बट आल्सो के साथ जो बैठा हुआ है वर्ब उसके अकॉर्डिंग लगेगी। जैसे देखिए नाइदर आई, तो नाइदर के साथ आई बैठा हुआ है, नॉर के साथ माई सन्स बैठा हुआ है, तो हम इसमें सब्जेक्ट टू रूल देखेंगे। तो सब्जेक्ट टू रूल ये कहता है कि यहाँ पे नॉर लिखा है, नॉर के साथ सन्स लिखा है, तो यहाँ पे हैज़ नहीं आएगा, क्या आएगा, हैव आएगा। नाइदर यू नॉर, अब नॉर के साथ आई बैठा हुआ है, तो यहाँ पर क्या आएगा, एम आएगा, ये बिल्कुल ठीक है। नॉर यू, और अब देखिए अब नॉर के साथ ही बैठा है तो ही के साथ तो इज आएगा, लेकिन अगर यू यहाँ बैठा होता तो आर आ जाता। राम और शाम, तो राम और शाम में से और आ गया, तो शाम को देख के लगाएंगे इज आ गया। नाइदर ही नॉर, तो नॉर के साथ आई है, आई के साथ एम आ गया। आइदर राम और हिज सिस्टर, अब और के साथ देखिए हिज सिस्टर्स आ रहा है, तो यहाँ पर हैव आ रहा है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे भी नॉर आ गया, तो यहाँ पे मेंबर्स आ रहा है, मेंबर्स के लिए वर आ गया। नाइदर द सन नॉर हिज पेरेंट्स, तो नॉर के साथ देखिए क्या आ रहा है, पेरेंट्स आ रहा है, तो पेरेंट्स के लिए आर आ गया। ठीक है, आई होप आपको सब्जेक्ट वन रूल और सब्जेक्ट टू रूल समझ में आ गया होगा। हम बेसिकली क्या करते हैं, सब्जेक्ट टू को ज़्यादा अहमियत देते हैं कि नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, आइदर और के अंदर राइट हैंड साइड वाले को देखते हैं, बाकी सब में लेफ्ट हैंड साइड वाले को देखते हैं कि सब्जेक्ट कौन सा है। आइए 10th रूल पढ़ते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, ये है हमारा, ठीक है, सुपरफ्लुअस एंड स्लैंग वाला। ये कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके साथ ये जो राइट वाले वर्ड्स हैं नहीं आएंगे, जैसे आपने देखा होगा फाइनल के बाद कंक्लूजन नहीं आता, तो ये वाला रूल है। जैसे एब्सोल्युटली के साथ एसेंशियल या नेसेसरी नहीं आएगा। वार्निंग तो हमेशा एडवांस में ही दी जाती है, तो एडवांस के साथ वार्निंग नहीं आएगा। एफर्मेटिव का मतलब भी पॉजिटिव होता है, येस होता है, तो अफर्मेटिव के बाद येस नहीं आएगा। अच्छा, यूनिक का मैंने अभी आपको बताया था कि यूनिक के साथ मोर और मोस्ट भी नहीं आते हैं, तो यूनिक के साथ ऑलमोस्ट भी नहीं आएगा। चॉइस क्या होती है, जब आपको 2-3 चीज़ें दी जाती हैं तो उसमें आपको चूज़ करना होता है। अल्टरनेटिव का मतलब यही होता है, तो चॉइस के साथ अल्टरनेटिव भी नहीं आएगा। सरप्राइज के साथ अनएक्सपेक्टेड नहीं आएगा, क्योंकि सरप्राइज तो होते ही अनएक्सपेक्टेड है, कोई बता के थोड़ा सरप्राइज देते हैं किसी को भी। इमरजेंसी भी अनएक्सपेक्टेड होती है, तो इमरजेंसी के साथ अनएक्सपेक्टेड नहीं आएगा। टॉप के साथ प्रायोरिटीज़ नहीं आएगा। टोटल क्या होता है, किसी चीज़ का सम करना, तो सम टोटल कहना गलत होता है। अच्छा, जार्गन क्या होते हैं, जार्गन होते हैं टेक्निकल वर्ड्स, जैसे लॉयर इस्तेमाल करते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, तो जार्गन वर्ड्स होते हैं, तो टेक्निकल वर्ड्स होते हैं, तो टेक्निकल और जार्गन एक साथ नहीं आते हैं। सडन के साथ इम्पल्स नहीं आता है। सक्सेसफुल के साथ अचीवमेंट नहीं आता है। सराउंडेड के साथ ऑन ऑल साइड्स नहीं आता है, और प्रायर के साथ एक्सपीरियंस नहीं आता है। ठीक है, आइए देखते हैं 11th नंबर का रूल, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ध्यान से देखेंगे। देखिए ये है प्रोनाउन चैप्टर का रूल। ठीक है, देखिए आपको बताओ इंग्लिश में 3 हमारे पास पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन होता है, जो फर्स्ट पर्सन क्या होता है, जो बात कर रहा होता है, जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ तो आई, प्लूरल में जाएंगे तो वी। सेकंड पर्सन जो सुन रहा होता है, जैसे आप सुन रहे हैं तो यू। और थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात हो रही होती है, जैसे ही है, शी है, इट है और दे है। ठीक है, तो इंग्लिश ये कहती है कि अगर तो आपने कोई अच्छा काम करा हुआ है, कोई भी अच्छा काम करा है और आप 3-4 बंदे हो, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन है,
तो पहले आएगा सेकंड पर्सन, फिर आएगा थर्ड पर्सन और फिर आएगा फर्स्ट पर्सन। ये होता है गुड सेंस में, तो इस रूल को हम कहते हैं 231 रूल। फिर आता है हमारे पास 1 2 3 रूल। अब ये क्या है 123, ये होता है बैड सेंस के लिए, क्योंकि तो कोई गलत काम कर रहे हैं तो पहले हम अपने आप को आगे रखेंगे, फिर सेकंड पर्सन को और फिर थर्ड पर्सन को। पेपर में ये रूल बहुत आता है, बहुत आता है। जैसे आप देखिए बहुत ध्यान से, मैं आपको करवाता हूँ। देखिए पहला लाइन पढ़ लेते हैं, वी यू एंड दे विल सबमिट आवर असाइनमेंट टुडे। एक अच्छा काम हो रहा है। पहले तो ये पॉजिटिव है, ठीक है, तो पॉजिटिव में क्या लगता है 2 3 और 1, तो पहले 2 आएगा, पहले क्या आएगा यू, ठीक है, यू आएगा, ठीक है, फिर आएगा दे, ठीक है, और फिर लगेगा हमारे पास यू दे एंड वी, ठीक है, वी। तो फिर आएगा फर्स्ट पर्सन, यू ही एंड आई विल वॉच फुटबॉल मैच। पॉजिटिव है ये वाला भी, तो देखिए पहले यू आ रहा है हमारे पास, सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन और फिर फर्स्ट पर्सन। बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। अब देखिए एक नेगेटिव है ना, हम रिस्पॉन्सिबल अपने आप को रख रहे हैं, तो हम पहले अपने आप को रखेंगे फिर दूसरे व्यक्ति को रखेंगे। तो 1 2 3 रूल होता है, तो 1 2 लगा दिया। यू एंड आई आर परफॉर्मिंग आर ड्यूटी। बिल्कुल ठीक है ये वाला, बिल्कुल ठीक है ये वाला, ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है। यू है सेकंड पर्सन और फर्स्ट 1 है फर्स्ट पर्सन, आई फर्स्ट पर्सन है। वी एंड दे हैव टू कम आवर हाउस, ठीक है। अब देखिए ये गलत हो गया क्योंकि पॉजिटिव है, ठीक है ना, तो पहले जो है वो थर्ड पर्सन आएगा, दे एंड वी, ओके, ठीक है। यू एंड शी आर टू गो टू योर ऑफिस ऑन सैटरडे। तो यहाँ पे देखिए पहले सेकंड पर्सन है और फिर हमारे पास क्या है थर्ड पर्सन है, ठीक है, ये भी ठीक है। शी एंड ही हैव कास्ट देयर वोट। अब ये पॉजिटिव है तो पहले सेकंड पर्सन आएगा और फिर थर्ड पर्सन आएगा, तो ये दोनों के दोनों ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आइए देखते हैं रूल नंबर 12 क्या है। देखिए रूल नंबर 12 में ये बताया गया है, देखिए कुछ होते हैं वर्ब्स होती हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं जिनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आता है। अब सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है जैसे माय है, माय के साथ हम सेल्फ लगा देते हैं तो माई सेल्फ बन जाता है। हिम सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ, ये जितने भी सेल्फ वाले होते हैं वो होते हैं सारे के सारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और जितने भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं ये इन वर्ब्स के साथ बिल्कुल भी नहीं आएंगे, जैसे ब्रिंग, टेक, फिल, शेव, रेस्ट, ड्रेस, स्टॉप, कीप, टर्न, क्वालिफाई, बाथ, इन सब के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। और जो नेक्स्ट पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें क्या है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अब कहाँ कहाँ पर आएगा। देखिए जब आपके पास एक्शन और रिजल्ट आपके ऊपर ही हो रहा है, मतलब जो व्यक्ति एक्शन कर रहा है उसके ऊपर ही एक्शन भी वही कर रहा है और रिजल्ट भी उसके ऊपर ही आ रहा है। जैसे शी कट हर फिंगर हर सेल्फ, गलती से उसने अपना हाथी उंगली अपनी काट ली है, ठीक है जी। तो ये जितने भी सेंटेंस होते हैं जहाँ पर एक्शन जो डूअर करता है रिजल्ट भी उसी के ऊपर आता है, उसके अंदर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाते ही लगाते हैं। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो रूल ये वाला है, ठीक है, इसमें क्या है इनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा ही आएगा। उनमें क्या था नहीं आएगा, इनमें आएगा ही आएगा। जैसे एक्वेट, अवेल, इंजॉय, रिकनसाइल, अम्यूज, रिजाइन, एब्सेंट, प्राइड, अप्लाई, अवेंज, इंजॉय, इनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता ही आता है। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है राम अवॉइड्स ऑफ द चांस। अब ये गलत है, क्यों? क्योंकि जब अवॉइड आ गया ना आपके पास तो अवॉइड के साथ आपको क्या लगाना पड़ेगा, हमें लगाना पड़ेगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो राम अवॉइड हिमसेल्फ, राम अवॉइड हिमसेल्फ, योरसेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, ये सारे कौन से प्रोनाउन होते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। तो ये था रूल नंबर 12, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है और ये है पोजेसिव केस कैसे लगाया जाता है। देखिए पोजेसिव केस का इस्तेमाल कब करते हैं, पोजेसिव केस का इस्तेमाल तब करते हैं जब हम सब्जेक्ट को किसी चीज़ के साथ जोड़ते हैं, उसकी बिलोंगिंगनेस को शो करते हैं, उसके पोजेसिवनेस को शो करते हैं उस समय। जैसे यह किताब आपकी है, वह किसका भाई है, ठीक है, और ये बुक मेरी है, राम का भाई, शाम की किताब। तो ये का की के जो आता है ना
उसके लिए इस्तेमाल होते हैं अपोस्ट्रोफी और अपोस्ट्रोफी एस, और बेसिकली हम कंपटीशन में कहते हैं कि पॉजेसिव केस है, ठीक है। और ये अधिकार को दिखाता है, संबंध दिखाता है अधिकार के साथ। ये जो आपका प्रोनाउन है उसका क्या अधिकार होता है किसी बिलोंग के से, किसी भी चीज़ के साथ। आइए जैसे देखिए यहाँ लिखा हुआ है सोनूज बुक, तो ये जो सोनू है और यहाँ पे जो हमने अपोस्ट्रोफी एस लगाया ये रिप्रेजेंट करता है का, की और के। क्या है ये? अपोस्ट्रोफी एस है, ये रिप्रेजेंट करता है का, की और के, ठीक है। सोनू की किताब, ठीक है, परी की माँ, परी की मदर, ठीक है, प्रेसिडेंट का बॉडीगार्ड। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? का, की और के को ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बहुत ध्यान से देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिखना है बॉयज स्कूल, तो ये क्या बन गया? लड़के का स्कूल, क्योंकि ये सिंगुलर था बॉय तो हमने अपोस्ट्रोफी एस लगा दिया। लेकिन अगर इसका हम प्लूरल करते हैं तो बॉय का प्लूरल क्या होता है? बॉयज हो जाता है। तो जब अब इसका प्लूरल में आखिरी में एस आ गया ना तो हम केवल अपोस्ट्रोफी लगाएंगे, अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे। तो जैसे बन गया लड़कों का हॉस्टल्स, लड़कियों का स्कूल, चीज़ वही है का, की, के। लेकिन देखिए जैसे मैंने अब मैन लिख लिया, मेंस कंपटीशन, ठीक है। अब ये चीज़ गलत है क्योंकि मुझे बहुत सारे मेन दिखाने हैं, तो इसमें ए नहीं आएगा, यहाँ पर ई आएगा। अब ये तो ख़त्म नहीं हो रहा ना एस के साथ, तो हमने अपोस्ट्रोफी एस लगा दिया। तो ध्यान से समझिएगा, ये बॉयज़ में आखिरी में एस आ रहा था इसलिए अपोस्ट्रोफी लगाए, और यहाँ पर अपोस्ट्रोफी एस इसलिए लगाया क्योंकि ये जो नाउन का प्लूरल बना है मैन का, एम ए एन मैन का, तो वो जो है आखिरी में एस नहीं आ रहा है। जैसे चिल्ड्रंस पार्क है, बच्चों का पार्क। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब ये देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए कुछ कंपाउंड नाउन होते हैं, जैसे आपने सुना होगा मदर इन लॉ, आपने सुना होगा, ठीक है। अब मुझे ये बताना है कि ये मेरी मदर इन लॉ की कार है। अब मैं कहाँ लगाऊंगा? मदर के साथ लगाऊंगा कि लॉ के साथ लगाऊंगा? तो जब हम पॉजेसिव केस बनाते हैं कंपाउंड नाउन का, कौन से नाउन का? कंपाउंड नाउन का, तो जो आखिरी वाला होता है उसके साथ लगाया जाता है अपोस्ट्रोफी एस, मदर इन लॉस कार, ठीक है, सासू माँ की कार। जैसे ब्रदर इन लॉस वाइफ, साले की बीवी, क्योंकि ये किसको रिप्रेजेंट करता है? का, की, के को। फादर इन लॉस प्रॉब्लम, फादर इन लॉ की प्रॉब्लम। मदर इन लॉस हाउस, सासू माँ का घर। कमांडर इन चीफ्स ऑर्डर, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान रखना, जब इसका प्लूरल बनता है, जैसे मान लीजिए मुझे ब्रदर इन लॉ का प्लूरल बनाना है तो ब्रदर्स इन लॉ होगा, लेकिन जो अपोस्ट्रोफी एस होगा वो लगने से उसका क्या बन जाता है? पॉजेसिव केस बन जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब बड़े ध्यान से देखेंगे इस चीज़ को भी, बड़े ध्यान से देखना, ठीक है। अब मैं आपको एक समझाता हूँ, मैं एक लाइन लिखता हूँ यहाँ पर, ठीक है, एक मिनट, मैं आपको ब्लैक स्क्रीन पर एक लाइन लिख के दिखाता हूँ। देखिए बहुत ध्यान से, राम्स हाउस इज बिगर देन माई, ठीक है। राम हाउस इज बिगर देन माई हाउस, राम का घर मेरे घर से बड़ा है। ये बात बिल्कुल ठीक लिखी हुई है, राम का घर मेरे घर से बड़ा है। अगर मैं इसको एक और तरीके से लिखना चाहूँ, राम्स हाउस इज बिगर देन सोनूस, बिगर देन सोनू, तो इसकी हिंदी क्या होगी कि राम का घर सोनू से बड़ा है। लेकिन मैं यहाँ पे क्या कहना चाहता हूँ कि राम का घर सोनू के घर से बड़ा है। मैंने क्या बोला? राम का घर, देखिए राम का घर बड़ा है किससे? सोनू से। सोनू से बड़ा नहीं है, सोनू के घर से बड़ा है। तो सोनू पे हमने लगाया अपोस्ट्रोफी एस, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे हाउस लिखना है तो आप लिखिए, नहीं लिखना तो मत लिखिए, ठीक है, सोनू हाउस। नहीं तो यहाँ तक भी लिखोगे तब भी बन जाएगा सोनू के, राम का घर बड़ा है सोनू के घर से। नहीं भी लगाओगे तब भी चल जाएगा काम। तो इस केस को आपने ध्यान से समझना है कि यहाँ पर भी अपोस्ट्रोफी एस आया हुआ है। हम कंपैरिजन किसका कर रहे हैं, किसका कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है? जैसे कोई लाइन देखिए, प्रियाज मोबाइल इज कॉस्टलियर, थोड़ी हैंड राइटिंग माफ करिएगा, प्रियाज मोबाइल इज कॉस्टलियर देन
मोहन। अब प्रिया का मोबाइल मोहन से थोड़ा ना महंगा है, मोहन के मोबाइल से महंगा है। तो यहाँ पे क्या लगा दिया, अपोस्ट्रोफी एस, और यहाँ क्या लगा दिया, मोबाइल लगा दिया। ओके, तो ये वाली है। जैसे सोनू सिस्टर इज मोर ब्यूटीफुल देन राम, मैं क्या कहना चाहता हूँ, सोनू की सिस्टर ज़्यादा ब्यूटीफुल है राम की सिस्टर से, ना कि राम से। तो मैंने यहाँ पे राम से लिख दिया। अच्छा, अगर आप चाहेंगे तो यहाँ पर हम राम सिस्टर भी पूरा लिख सकते हैं, नहीं तो आप सिर्फ राम भी लिखोगे तब भी काम जो हो जाएगा। ठीक है, तब भी काम हो जाएगा। जैसे नोनी सिस्टर इज एज ब्यूटीफुल एज मोनी, मोनी से नहीं, मोनी की सिस्टर से है, तो मोनी आ गया यहाँ पे। ठीक है, अगला देखते हैं पोजेसिव केस में क्या होता है। देखिए, इसे बोलते हैं हिसिंग साउंड। जब भी, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि बॉय है, ठीक है, तो बॉय का तो अपोस्ट्रोफी एस ही हो गया, बॉयज, पॉजिटिव केस बॉयज हो गया। लेकिन जब ये एस से खत्म होगा तो केवल अपोस्ट्रोफी लगा देंगे, लड़कों का स्कूल। उसी हिसाब से जब हिसिंग साउंड आती है, जैसे जीचस, ठीक है, कंसाइंस, गुडनेस, तो इसमें आखिरी में एस आ रहा होता है, इसे बोलते हैं हिसिंग साउंड। तो केवल अपोस्ट्रोफी लगता है, ना कि अपोस्ट्रोफी एस। ये है अपोस्ट्रोफी और ये होता है अपोस्ट्रोफी एस। तो मैं आपको सिंपल सा तरीका बताता हूँ कि जब भी आपके पास एस आ रहा हो आखिरी के अंदर तो अपोस्ट्रोफी लगा दीजिएगा। ठीक है, चलिए चलिए अब ये देखिए, ये मैंने अभी आपको बताया था कि कंपाउंड नाउन का 14th रूल है ये, कि कंपाउंड नाउन का प्लूरल कैसे बनता है। देखिए, कंपाउंड नाउन कैसे हैं, फादर इन लॉ यानी कि ससुर जी, डॉटर इन लॉ यानी कि बहू, मदर इन लॉ यानी कि सास, ठीक है, कमांडर इन चीफ, स्टेप डॉटर, मेड सर्वेंट, लुकर ऑन, पासर बाय, मैन ऑफ सर्वेंट, कोर्ट ऑफ मेन। पेपर में आपको यही वर्ड्स मिलेंगे और कुछ नहीं मिलेगा। अब देखिए, फादर इन लॉ में जो, जिसका अगर मुझे प्लूरल बनाना है तो मैं फादर का बनाऊंगा। जैसे इसका प्लूरल क्या बन गया, फादर्स इन लॉ। डॉटर इन लॉ का क्या बन गया, डॉटर्स इन लॉ। बिकॉज इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, फादर, डॉटर। मदर का क्या बन गया, मदर्स इन लॉ। कमांडर इन चीफ का क्या बन गया, कमांडर्स इन चीफ। इसी हिसाब से इनके भी बन जाएंगे। अब ये पेपर में कैसे आता है, तो पेपर में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, क्या, कि जैसे मुझे फादर इन लॉ का प्लूरल बनाना है, इसका बनाना है मुझे फादर इन लॉ का प्लूरल बनाना है, प्लूरल, तो मैं फादर को देखूंगा। लेकिन अगर मुझे इसमें का की के लगाना है, अपोस्ट्रोफी एस लगाना है ना, तो मैं लॉ को देखूंगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, फादर इन लॉ की कार और फादर्स इन लॉ या मदर इन लॉ। आगे बढ़ते हैं, चलिए रूल नंबर 15। ये रूल आ रहा है क्वेश्चन टैग से। देखिए, क्वेश्चन टैग क्या होते हैं, चैप्टर होता है जिसको मैंने आपको पढ़ाया भी था, क्वेश्चन टैग चैप्टर को। तो वहाँ के कुछ दो इंपॉर्टेंट रूल हैं, जैसे कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव होती है, आपको पता होगा, तो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म कैसे होती है, नेगेटिव होती है। हम टेंस का चेंज नहीं करते हैं, आपको याद होगा, हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। आपको याद होगा, चैप्टर रिवाइज करवा दिया, मैंने बताया था 3 इंपॉर्टेंट रूल होते हैं। पहला क्या, नो चेंज इन टेंस, ठीक है, नो चेंज इन टेंस। फिर दूसरा मैंने आपको क्या बताया था कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो टैग कैसा होगा, नेगेटिव, और अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो टैग कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ये भी बात मैंने आपको बताई थी मैंने। और तीसरा रूल क्या बताया था, कि हम किसका इस्तेमाल करते हैं, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का हम इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए क्या होता है, जब हम एम लिखते हैं, ठीक है, अब एम आ रहा है, तो एम का क्वेश्चन टैग तो नेगेटिव होना चाहिए था, तो वो तो क्या होना चाहिए था, एम नॉट होना चाहिए था, है ना। अब एम नॉट की शॉर्टहैंड क्या बनेगी, एमेंट, नहीं, ये गलत है। एम नॉट का जो आई एम जिसमें एम है, एम का जो नेगेटिव जो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बनेगी वो आरेंट बनती है। तो आपने ये बहुत ध्यान रखना है, क्या बनेगी, ये आरेंट बनेगी। ओके, लेकिन अगर ये चीज़ नेगेटिव हो, जैसे स्टेटमेंट अब नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग तो पॉजिटिव होगा, तो क्वेश्चन टैग अगर इसका पॉजिटिव लिखना है तो एम आई आएगा। लेकिन अगर इसको उल्टा करना है तो आई एम जो बनेगा, जो एम है उसका नेगेटिव कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या बनेगा, आरेंट, क्वेश्चन टैग चैप्टर में। ओके, चलिए और देखते हैं। जब भी लेटस से स्टार्ट होता है हमारा क्वेश्चन टैग, लेटस से, याद रखिए किससे, लेटस से, तो उसका आंखें बंद करिएगा और एक ही टैग लगाइएगा, दैट इज शैल बी। लेट अस गो टू मीट हर, शैल बी। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट 2 रूल्स हैं आपके पास क्वेश्चन टैग के। आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो गया होगा, बस आपको चैप्टर एक बार ही पढ़ा होना चाहिए, क्योंकि ये रिवीजन हो रही है 100 गोल्डन रूल्स की। ओके, तो लेटर्स के साथ जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो क्या बनेगा, शैल बी बनेगा, ठीक है। एम वाले का क्या बनेगा, आरेंट बनेगा, और एम नॉट का एम आई बनेगा। चलिए अब बड़े ध्यान से देखना,
वो जो था ना वो लेट अस से स्टार्ट था। किससे स्टार्ट था? लेट अस से। तो लेट अस का क्या होगा हमारे पास? शैल वी होगा। क्या होगा? शैल वी होगा। लेकिन अगर सिर्फ लेट हो तो इसका बनेगा विल यू। क्या बनेगा इसका? विल यू। लेट मधुल गो, विल यू? लेट देम डू देयर होमवर्क, विल यू? तो इनका ये बनेगा। और जब अस आ जाएगा यहाँ पर तो क्या हो जाएगा हमारे पास? शैल भी हो जाएगा। ओके, दोनों को ध्यान रखिएगा, इस रूल को भी और इस रूल को भी। ठीक है, ये बेसिकली एक ही रूल के 3 पार्ट्स मैंने बनाए हुए हैं, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, अब ये आ रहा है सिंपल पास्ट टेंस। देखिए सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये पेपर में बहुत आता है। हमें कुछ ऐसे वर्ड्स मिलेंगे जैसे यस्टरडे, लास्ट ईयर, 10 ईयर्स बैक, अ फ्यू वीक अगो। ठीक है, अगो। जब जब भी आपको ये एडवर्ब ऑफ टाइम दिखाई दे तो ये पास्ट को शो करती है। और जो स्टूडेंट्स पेपर देने जाते हैं उनको पता होता है कि ये टेंस कितना इंपॉर्टेंट है, एसएससी बहुत पूछता है। तो ये है स्ट्रक्चर हमारा सिंपल पास्ट टेंस का। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ आई क्राइड लास्ट मंथ, तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म इसीलिए आई क्योंकि यहाँ पे लास्ट मंडे आ रहा है। आई डिड नॉट लिसन टू हिम, ठीक है, तो यहाँ पे डिड नॉट आ गया। ठीक है जी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस वर्ब का सेकंड फॉर्म तब लगता है जब हमारे पास वो वाली बातें आती हैं सारी की सारी। ठीक है, लास्ट वीक, अ वीक अगो, ये सब आती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने स्टार लगा रखा है। क्या? कि जब भी कोई सेंटेंस इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, इट इज़ गुड टाइम, इससे स्टार्ट होता है तो आंखें बंद करिएगा और वहाँ पे जो वर्ब आएगी वो कौन सी आएगी? वर्ब की सेकंड फॉर्म। जैसे इट इज़ हाई टाइम, पहली लाइन पढ़ रहा हूँ, इट इज़ हाई टाइम यू। अब यहाँ पर वेंट आया, यहाँ पर गो नहीं आएगा, क्या आएगा? वेंट। अब मैंने किसको देख लिया? इट इज़ हाई टाइम को। आपको पेपर में यही क्वेश्चन मिलेगा, यही क्वेश्चन मिलने हैं आपको पेपर में ग्रामर के। इट इज़ हाई टाइम, ठीक है। अच्छा, इट इज़ टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, ये सब एक ही है। यहाँ पे देखिए लेफ्ट आ रहा है, इट इज़ अबाउट टाइम, तो यहाँ पर कम केम आ रहा है, सेकेंड फॉर्म ऑफ कम, कम की सेकेंड फॉर्म है ये। इट इज़ हाई टाइम वाले के अंदर देखिए बॉट आ रहा है, और इट इज़ अबाउट टाइम के लिए और यहाँ पर क्या आ रहा है? बॉट आ रहा है। ठीक है जी, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ राइट टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, ये सब एक ही है। और इनके साथ कौन सी हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं? रूल नंबर 17, बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, ये आपको आता होगा, क्लास में मैं बहुत बार पढ़ाता हूँ। ये है सिंस और फॉर में फ़र्क। मैंने आपको छोटी सी चीज़ बताई है कि जब आपको एग्जैक्ट टाइम पता है, जैसे 20 जनवरी 2015 सुबह 9 बजे से, मंडे से, तो उसमें क्या आएगा? सिंस आएगा। ठीक है, और फोर कब आता है? पीरियड ऑफ टाइम के लिए। सिंस आता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और फोर आता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए। जब मैं टाइम में श्योर नहीं हुआ, पिछले 10 साल से पढ़ा रहा हूँ, वह पिछले 5 घंटे से पढ़ रही है, तो उस केस में क्या आएगा? हमारे पास फोर आएगा। ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए फोर आएगा। और सिंस किसके लिए आता है हमारा? जब प्रॉपर हमारे को ईयर डेट दे रखी होती है। और मैंने आपको उसका शॉर्टकट बताया था कि जब आप घड़ी देखते बताते हो टाइम या कैलेंडर देख के बताते हो, उस समय देखते हैं। जैसे अगर मैं पहली लाइन पढ़ूँ तो यहाँ पर लिखा हुआ है सिंस 1995, सिंस 1995, सिंस 2018, सिंस 2014, सिंस 4 PM, ओके, सिंस लास्ट मंथ, ठीक है, सिंस 9th। एग्जैक्ट है किसी टाइम को लेके, तो उस केस में हम किसका इस्तेमाल करते हैं? उस केस में हम इस्तेमाल करते हैं आपका सिंस का। और फोर का इस्तेमाल करते हैं जब आप टाइम के लिए श्योर नहीं होते, जैसे फॉर 20 ईयर्स, फॉर 4 मंथ्स, फॉर 5 ईयर्स, फॉर 10 ईयर्स, फॉर आवर्स। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट, सॉरी 18 नंबर का। देखिए जब भी हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन आता है, हु आ जाए, हमारे पास विच आ जाए, एक पेन की इंक चेंज कर लूँ। देखिए क्या क्या आ जाए मेरे पास? मेरे पास आ जाए हु, मेरे पास आ जाए विच, और मेरे पास आ जाए दैट। तो जो भी लेफ्ट हैंड साइड पे सब्जेक्ट होगा, वर्ब उसके अकॉर्डिंग ही लगेगी, वर्ब उसके अकॉर्डिंग ही लगेगी। जैसे हु देखिए यहाँ लिखा हुआ है, और हु के लेफ्ट पे आई बैठा हुआ है, ये एम इसके लिए आ रहा है। ये हु बैठा हुआ है, इसके साथ यू बैठा हुआ है, इसलिए यहाँ पर आर आ रहा है। ये हु बैठा हुआ है, इसके लेफ्ट हैंड साइड पे ही बैठा हुआ है, इसलिए यहाँ पे इज आ रहा है। यहाँ पे विच है, विच के साथ यहाँ पे पेन है, पेन एक है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है? इज आ रहा है। ये दैट आ गया, इधर बुक लिखा हुआ है तो इधर इज आ गया। ओके, जैसे यहाँ पे हु लिखा हुआ है, इधर बॉयज आ गया, तो यहाँ पर क्या हो गया? वर्क हो गया। गॉट इट? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। बहुत छोटी सी चीज़ है कि जब भी
रिलेटिव प्रोनाउन हु विच दैट आएंगे, तो जो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा सब्जेक्ट होगा वर्ब उसी के अकॉर्डिंग आएगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आगे होंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, आपको ये रूल समझ आ गया।